अभिषेक सर स्टार्ट। Good morning. सर all वीडियो the ऑन कर लीजिए। Good morning, all the students and faculty members. It is our privilege to have with us Mr. Yash Tiwari. Yash is not a new name to our institution. Last year, he conducted a very fruitful session with our students, and we remember that particular session. I don't have to tell you about Yash Tiwari. Everyone knows about him in Kanpur and at national level also. He is a youth motivator, TED Talk. He has took TED Talks and Josh Talks. He is the author of books. List is very long. So I won't be wasting much of your time and the time of ESG, and I would request ESG to please initiate his talk, and please motivate our students because we are undergoing a very hard time, and students are also experiencing this thing. So please guide us and guide our students. Thank you. Please, Yash ji, please continue. All right. क्या मेरी आवाज आप सब तक आ रही है? Can you all hear me? यस यस जी सर, आवाज क्लियर है। All right, all right. तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस वेरी वार्म वेलकम का। मुझे बहुत ही खुशियां हो रही है आज विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्लेटफॉर्म पर दोबारा आकर। एंड जैसा कि सर ने अभी कुछ देर पहले ही बताया, लास्ट ईयर भी मैंने एक सेशन कंडक्ट करा था फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ वीआईटी कानपुर, और वो सेशन कंडक्ट करके जितनी खुशी आपको हुई थी, जैसा कि आपकी बात से सुन के मुझको लगा, उतनी ही खुशी मुझे भी हुई थी, बिकॉज आई ऑल्सो फेल्ट अ वेरी वार्म रिसेप्शन बैक देन, जैसा कि मुझे आज फील करने को मिला है। तो बहुत ही खुशी हो रही है आपके प्लेटफॉर्म पर दोबारा आकर, बहुत ही खुशी हो रही है आज हमारे सारे ही इन यंग बडिंग एंड यंग एंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स को एड्रेस करने में। और आशा करता हूं कि हमारे जो आज का इंटरेक्शन होने वाला है, जिन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, उससे आपको ये समझने को मिलेगा कि इस लॉकडाउन के समय में भी आप अपने आप को अनलॉक कैसे कर सकते हैं। बिकॉज लास्ट ईयर जो 1 साल का हम लोग को लॉकडाउन मिला था, नियरली 1 साल का लॉकडाउन, उस समय मुझे ये रियलाइज हुआ था कि जो हमारी कैपेसिटीज है, जो हमारे पोटेंशियल्स हैं, वो इस बात से बाउंड नहीं है कि हम अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं कि नहीं, बिकॉज वी कैन अनलॉक आवरसेल्व्स इवन विद इन द फोर वॉल्स ऑफ आवर हाउसेस। हम लोग अपने जो रियल पोटेंशियल्स हैं, जो अपने रियल कैलिबर है, जो अपना रियल एम्बिशंस एंड पैशंस हैं, उसे अनलॉक कर सकते हैं, उसे टैप कर सकते हैं एंड उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इवन जब हम अपने घरों की 4 दीवारों के अंदर कैद हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 लॉकडाउन। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब भी उतना ही एक्साइटेड है हमारे आज के सेशन को लेके जितना कि मैं हूं। और मैंने कुछ क्वेश्चंस हमारे मॉडरेटर के साथ शेयर करे हैं, सो शी विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस वन बाय वन, जिनको मैं आंसर करूंगा इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। और उन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आप में से कोई कुछ क्वेरीज या कंफ्यूजन या डाउट्स या पॉइंट्स पुट अप करना चाहेगा, देन मैं आपको एनकरेज करता हूं कि आप हमारे जूम ग्रुप चैट को एक्सप्लॉइट करें, आप उसमें जितने क्वेश्चंस भेजना है भेजें, एंड होपफुली हम उन सभी क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। सो आई वुड नाउ रिक्वेस्ट द मॉडरेटर टू प्लीज कम फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस। So my first question to Mr. Yash, this session is being attended by a large number of youngsters. Firstly, since you are global youth mentor at a young age yourself, I would like to ask what according to you make the youth of today so special and empowered? Okay, so just 1 second. I'm not able to turn on my video. Mr. Rehan, can you please look after that? यस सर, यू कैन। The video has been turned off. Okay, all right, it's working now. तो आशा करता हूँ कि आप मुझे सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं इस मोमेंट में, and the issue has been resolved. But anyway, ये क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छा पूछा, दीपिका, I think it was. तो हमारे जो आज के यंगस्टर्स हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया, वो कुछ स्पेशल है, वो कुछ हटके हैं। उनके पास जो
पैशन है, उनके पास जो अमाउंट ऑफ एम्बिशन है, वो किसी भी जनरेशन के यंगस्टर्स से बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? आखिर मैं एज अ यंगस्टर क्यों ये मानता हूँ कि हमारी जो आज की यूथ है, उनके पास वो पावर है कि वो पूरी दुनिया को बदल के रख सकती है या कुछ ऐसा कर सकती है जो कि आज तक कभी पॉसिबल नहीं। जस्ट वन सेकेंड। इसका रीजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इनफैक्ट कई सारे रीजंस हैं जो कि मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करना चाहूंगा ताकि हमारे सारे ही यंगस्टर्स को थोड़ा सा एनकरेज्ड और इन्विगरेटेड फील हो। तो सबसे पहला रीजन कि हमारी जो आज की यूथ है, हमारे जो आज के युवा हैं, वो इतने स्पेशल क्यों है, वो ये है कि हमारे आज के युवाओं के पास जो रिसोर्सेज है, जो मटेरियल्स है, जो इंफॉर्मेशन है, जो चीजें हैं, वो पहले की किसी भी जनरेशन के पास अवेलेबल थी ही नहीं। और शुड आई से कि जिस अमाउंट में, जिस क्लैरिटी के साथ और जिस ओपननेस के साथ हमारे आज के यंगस्टर्स खुद को ट्रेन कर सकते हैं, खुद को इंस्पायर कर सकते हैं, खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने स्टार्टअप्स लॉन्च कर सकते हैं, अपने बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किसी नए कैरियर एवेन्यू को ज्वाइन कर सकते हैं, और वट एवर इट माइट बी, इन सब चीजों के लिए जिन रिसोर्सेस की जरूरत होती है, हमारे आज के युवाओं के पास बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आप जो भी रीजन समझें, ये रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा रेडिली अवेलेबल है। तो एक तो ये चीज है जो कि हमारे आज के यूथ पावर को बहुत ही स्पेशल बनाता है। एंड देन सेकेंडली, हम लोग को ये भी समझने की जरूरत है कि जैसे कि मैंने टेक्नोलॉजी को ब्रीफली मेंशन करा था, यहां पर आज के इस 2021 के ईयर में टेक्नोलॉजी ने हम सभी को इतना कनेक्ट करके रख दिया है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो यूथ ग्रुप्स हैं, वो विद इन द मैटर ऑफ अ सेकेंड या आप कुछ मिनटों में ही कोलैबोरेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लार्ज स्केल यूनियनाइजेशंस कर सकते हैं, आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, आप एक दूसरे के पास आ सकते हैं, आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, आप एक दूसरे के इनिशिएटिव्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी कोविड के समय में तो हमने ये देखा ही है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही कितने लोग अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, यूथ ग्रुप्स को हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं एंड व्हाट नॉट। सो समवेयर डाउन द लाइन हमको ये भी समझना जरूरी है कि जिस मैसेज को करीब लेट से 25 साल पहले या 50 साल पहले भेजने में ही एटलीस्ट कई दिन लग जाते थे, आज के हमारे युवा उन मैसेजेस को, उन आइडियाज को, उन कॉन्सेप्ट्स को कन्वे कर सकते हैं कुछ क्षणों में, कुछ सेकेंड्स में, कुछ मिनट्स में। तो ये भी एक ऐसी चीज है जो कि हमारे आज के यंगस्टर्स को बहुत ही स्पेशल बनाता है, उनको एक एज देता है टू क्रिएट अ चेंज इन दिस वर्ल्ड ऑन अ ग्लोबल लेवल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है कि इन सब कारणों के कारण ही, इन सब चीजों के कारण ही, इन सब अवेलेबिलिटीज के कारण या फिर एडवांसमेंट्स के कारण ही हमारे आज के जो युवा हैं, उनके सामने वो करियर एवेन्यूज अवेलेबल है जो कि शायद पहले की किसी जनरेशन में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। आज के हमारे युवाओं के पास वो प्रोफेशनल एवेन्यूज, वो करियर पॉसिबिलिटीज, वो प्रोफेशन पॉसिबिलिटीज एंड प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल है। भले लेट से आप फिल्म मेकिंग की बात करें, या आप फैशन डिजाइनिंग की बात करें, या आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, आप किसी भी फील्ड को ले सकते हैं जो कि शायद पुरानी जनरेशन में इजीली पॉसिबल होना तो दूर की बात है, बट इजीली अवेलेबल ही नहीं था। तो हमारे, क्योंकि आज के यंगस्टर्स मनी मेक कर सकते हैं ना, अपनी जिंदगी से कुछ बना सकते हैं इन diverse ways, in a lot many ways than one can possibly imagine, ये भी हमारे आज के यंगस्टर्स को एक बहुत ही स्पेशल स्पेस देता है हमारी mankind की हिस्ट्री में, I would say. So I feel that because of all these reasons, because of all these availabilities or resources, और आप जो भी कारण मान सकते हैं, इसके कारण हमारे जो आज के युवा हैं, उनके अंदर का जो एम्बिशन है वो भी डबल हो जाता है, बिकॉज दे फील दैट दे कैन डू समथिंग इवन विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल फोन दैट दे हैव इन देयर हैंड। उनको ये लगता है कि वो अपने मोबाइल फोन के द्वारा भी पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं, एंड दैट इज ट्रू। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ ऑल दीज resources or causes or reasons, मुझे ऐसा particularly being a 19-year-old myself, 19 साल का एक युवा होकर मुझे खुद भी यही लगता है कि हमारे आज के जो यंगस्टर्स हैं, they truly can create a global change and they truly are special in the history of mankind. Deepika, can we move on to the next question now? Thank you so much, yes, for the fantastic answer. And my second question is,
Each of the individual in the session has distinct and unique set of strengths and potentials. Why is Yes. it important to realize and introspect about them? What exact role, according to you, these strengths play in a strong life and a successful student's life? ऑल राइट, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपने पूछा दीपिका, बिकॉज स्ट्रेंथ्स एक ऐसी चीज है मेरे हिसाब से जो कि एक इंटीग्रल एस्पेक्ट है, ना केवल आपके सक्सेस का या फिर ना केवल आपके गुड टाइम्स का, बट इवन आपकी लाइफ का. देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज राइट नाउ, सो कैन यू ऑल प्लीज म्यूट योरसेल्फ फॉर नाउ, आई रिक्वेस्ट. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. सो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो हमारी स्ट्रेंथ्स होती हैं वो सिर्फ आपके सक्सेस का ही नहीं, बट आपकी ओवरऑल लाइफ का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सक्सेस को और अपनी वीकनेसेस को, मैं दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ले रहा हूँ, द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हमारे स्ट्रेंथ्स और हमारी वीकनेसेस. तो मेरे हिसाब से इन दोनों को रियलाइज करे बिना, इन दोनों को समझे बिना, इन दोनों को परखे बिना आप अपनी जिंदगी में सक्सेस अचीव ही नहीं कर सकते. इसका भी एक बहुत ही फैक्चुअल कारण है कि जब आपको अपनी ही स्ट्रेंथ्स के बारे में पता नहीं होता या जब आपको अपनी ही वीकनेसेस के बारे में पता नहीं होता, तो आपकी जो जिंदगी है ना, वो काइंड ऑफ डायरेक्शनलेस होती है. You feel like you do not have an absolute direction in your life, because when you are able to understand what you are good at or what you are strong at, what all are your strengths and what all are your weaknesses, these things give a direction to your life. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स होती है, जो आपकी क्षमताएं होती हैं, जो आपकी कैलिबर होते हैं, जो आपकी कैपेसिटी होती है, वो आपकी जिंदगी को एक डायरेक्शन देती है कि आपको आखिर करना क्या है. अब इसका एक बहुत ही क्लियर एग्जांपल भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा. तो ये बात है 2018 की. मैं सिर्फ 16 साल का था तब, अभी मैं 19 साल का हूँ. और जब मैं 16 साल का था और 2018 चल रहा था, तो मेरी क्लास 11th बस खत्म ही हुई थी, क्लास 12 शुरू होने वाली थी. और हम सबको तो पता ही है ना कि क्लास 12 शुरू होने का मतलब बोर्ड्स की तरफ पूरा ध्यान लग जाना एंड सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही सोचना, एटलीस्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस आई वुड से. तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब बस थोड़े दिनों में 12 शुरू हो जाएगी, बाकी सारी चीजें पीछे छूट जाएंगी, तो क्यों ना मैं कुछ समय निकाल के, थोड़ी सी हॉलीडेज निकाल के अपनी पैशन की तरफ काम करूं, किसी ऐसी फील्ड की तरफ कुछ क्रिएट करूं, कोई प्रोजेक्ट बनाऊं जिसको लेकर मुझे भी क्रिएटिवली एम्बिशियस फील होता है या फिर क्रिएटिवली पैशनेट फील होता है. तो बस इसी आइडियोलॉजी के साथ मुझे 22 दिन की एक छुट्टी मिली थी 12 शुरू होने से पहले. मैंने डिसाइड करा कि क्यों ना हम लोग लिटरेचर की फील्ड में कुछ काम करें, क्योंकि मुझे लिखने का बचपन से ही बहुत शौक था. जब मैं सिर्फ 6 या 7 साल का था तभी मैं बहुत सारी स्टोरीज एंड पोएट्रीज लिखता था, व्हिच माय पेरेंट्स यूज्ड टू अपलोड इन एन ऑनलाइन ब्लॉग. तो एनीवे, विद इन दोस 22 डेज मैंने बस डिसाइड करा कि व्हाई डोंट आई स्टार्ट क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, बिकॉज आई फील पैशनेट अबाउट इट. मुझे उसकी तरफ एक इंक्लिनेशन फील हो रही है, और बस मैंने लिखना शुरू करा. और आप भले इस बात को माने चाहे ना माने, बट उस रिकॉर्ड टाइम ऑफ 22 डेज के अंदर ही मैंने लिख दी अपनी डेब्यू नॉवेल, मेरी पहली किताब, जिसका नाम था अ सेलिब्रेशन इन ट्रिबुलेशन, जो कि इस वक्त बाय द वे मेरे पीछे भी रखी हुई है. एंड उस किताब में, जो कि मैंने 16 साल की उम्र में लिखी थी फर्स्ट ऑफ ऑल, 22 दिनों के रिकॉर्ड टाइम के अंदर लिखी थी सेकेंड ऑफ ऑल, कंप्लीटली चेंज करके रख दिया मेरी जिंदगी को. एंड ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज उस किताब ने मुझको, कह सकते हैं कि आज एक इंटरनेशनल यूथ मेंटोर बनाया, या फिर ग्लोबल अक्लेम दिए, या फिर ग्लोबल अवार्ड्स दिए, या फिर जो भी वो सब मटीरियलिस्टिक चीजें हैं या बड़ी बड़ी बातें हैं, उनको तो हम लोग एक साइड ही रख सकते हैं. बट सबसे बड़ी चीज जो उस किताब ने मेरे लिए करी वो ये थी कि उसने मुझको एक डायरेक्शन दी जिंदगी में. जस्ट बिकॉज मैंने ये समझा कि आई हैव अ पोटेंशियल टूवर्ड्स राइटिंग स्टोरीज, जस्ट बिकॉज मैंने ये समझा कि शायद मेरे अंदर स्ट्रेंथ है या एक कैलिबर है या कैपेसिटी है कहानियों को लिखने के लिए, नरेटिव्स को क्रिएट करने के लिए, एक बुक लिखने के लिए फॉर दैट मैटर, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव ने, इस पर्टिकुलर रियलाइजेशन ने मेरे माइंड के अंदर मेरी जिंदगी को एक डायरेक्शन दी. और जस्ट बिकॉज तब मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स को समझा और अपनी स्ट्रेंथ्स की फील्ड में एक इनिशिएटिव लिया, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा, आज 19 साल की उम्र में मैं विश्व भर के यंगस्टर्स को सेशंस एंड वर्कशॉप्स डिलीवर करता हूं. टेड जैसे ग्लोबल अक्लेम प्लेटफॉर्म पे 6 टेड टॉक्स दे चुका हूं, एक जोश टॉक दे चुका हूं व्हिच हैज अमास्ड मोर देन 5 लाख व्यूज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और साथ ही साथ में मैंने लिख दी है पैंडेमिक 2020
राइफ ऑफ द वायरस, जो कि विश्व की पहली फिक्शन नॉवल है बेस्ड ऑन द कोविड-19 आउटब्रेक, जिसके लिए मैंने 2 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स भी सेट करे हैं एट द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर बीइंग द यंगेस्ट ऑथर टू राइट अ बुक ऑन द कोविड-19 आउटब्रेक। अब ये सारी बातें मैंने अपने बारे में ब्रैग करने के लिए नहीं बताई, मैं इस बात के बारे में आपको अश्योर करता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज उस 16 साल की उम्र में मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स को समझा और अपनी स्ट्रेंथ्स की, अपनी क्षमताओं की डायरेक्शन में कुछ प्रयास कर, एक इनिशिएटिव लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन फॉर माई लाइफ। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं ये समझ पाया कि मेरी जिंदगी को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो आप सभी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि भले आप अपने एकेडमिक ऑब्लिगेशंस में इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी हैं या आप अपने लेट्स से प्रोफेशंस में और करियर में बहुत ही ज्यादा कॉट अप हैं, स्टिल दिन के 5 मिनट तो जरूर निकालिए ये समझने में कि व्हाट आर योर हिडन कैलिबर्स, व्हाट आर योर हिडन पोटेंशियल्स, कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं या कैपेसिटीज हैं आप ही के अंदर जिनके द्वारा आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, जिनके द्वारा आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। बिकॉज हु नोस, मे बी यू विल ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वन स्ट्रेंथ इन योरसेल्फ जो कि आपकी जिंदगी को कंप्लीटली बदल के रख दे। सो कैन यू प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका? My third question to Mr. Yes, as you told, by the age of 19, you have been invited to deliver talks at international platforms as big as TEDx and JOS, and have managed your professional career as an international youth mentor and an author very well along with your academic obligations. What is the mantra behind your success? How can our young student also follow their creative passion while maintaining their academic and professional works? All right, all right. I think once again this is a very appropriate question for all the students over here, because मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी students यहाँ पर हैं, भले ही आप B.Com कर रहे हैं या आप BBA कर रहे हैं या आप जो भी कोर्स में इस वक्त enrolled हैं, हर किसी को अपनी पढ़ाई तो of course करनी ही पड़ रही है, because you have to make a career out of it, or even maybe you are passionate about it. आपको सच में अपनी पढ़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, which is great, I have to say. बट इन सब के अलावा, अपने एकेडमिक ऑब्लिगेशंस के अलावा, मेरे हिसाब से एज अ 19 ईयर ओल्ड मुझे लगता है कि यहाँ पे हर एक इंसान के अंदर बहुत सारे ऐसे पैशंस हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव एम्बिशंस हैं जिनकी डायरेक्शन में वो काम करना चाहते हैं, बट उनको ये लगता है कि यार अभी तो टाइम ही नहीं है मेरे पास, राइट? ऐसा कई बार हमको लगता है कि अभी तो कुछ करने को समय ही नहीं है, अगले महीने से पेपर शुरू होने हैं, उसके बाद एंड सेम है, उसके बाद कुछ लेट्स से इंटर्नशिप है, उसके बाद कोई जॉब लग जाना है, तो टाइम ही कहाँ है अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए, राइट? ऐसा बहुत से लोगों को लगता है। मेरे हिसाब से जो मंत्रा मैं फॉलो करता हूँ, जिसकी मदद से मैं आज 19 साल की उम्र में भी भले ही अपने एकेडमिक ऑब्लिगेशन की तरफ भी काम कर रहा हूँ, जस्ट सो यू, मैं इस बारे में क्लैरिटी यहाँ पे मेंटेन करना चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई अपनी साइड बाय साइड कर रहा हूँ, आई एम अ मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट, बट उसी के साथ साथ मैं अपने प्रोफेशन की फील्ड में भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने करियर की फील्ड में या अपने क्रिएटिव पैशन की फील्ड में भी काम कर रहा हूँ। एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस साइमल्टेनियसली, ये सब कुछ होता है सेम समय पे, जस्ट विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि देयर इज नो राइट टाइम टू डू समथिंग राइट। मतलब अगर आप कुछ सही काम करना चाहते हैं ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे यार अभी इसको करने का सही समय नहीं है, अभी मुझको कोई किताब नहीं लिखनी चाहिए बिकॉज मेरी उम्र उतनी नहीं हुई है, या फिर मेरी उम्र ज्यादा हो गई। या फिर अगर आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार अभी मौसम अच्छा नहीं चल रहा है या फिर अभी नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं। आई मीन whatever belief you have, whatever ideology you have, आपको ये समझना होगा कि at the end of the day आप ही वो इंसान है जो कि सही समय को क्रिएट करते हैं। आप इस बात पे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते या वेट नहीं कर सकते कि एकदम से आपकी जिंदगी में सही समय शुरू हो जाएगा और फिर आप अपना काम करना शुरू कर देंगे या फिर आप अपने क्रिएटिव पैशंस की डायरेक्शन में कुछ करना शुरू कर देंगे। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, एंड इफ यू वांट टू मेक समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ, तो आप सही समय का वेट नहीं कर सकते, आपको वो सही समय खुद ही क्रिएट करना होगा।
क्योंकि अगर मैंने 16 साल की उम्र में अपनी पहली किताब लिखी थी जब मैं अपने 12th के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो इससे तो यही पता चलता है ना कि आई हैड टू क्रिएट द राइट टाइम फॉर डूइंग व्हाट आई वाज पैशनेट अबाउट। मैं वेट नहीं कर सकता था कि अब चलो 10 साल बाद लिखूंगा एंड देन वी सी व्हाट विल हैपन। तो सबसे पहली बात आपको क्या समझनी है कि यू हैव टू क्रिएट द राइट टाइम योरसेल्फ। यू कैन नॉट वेट फॉर अ सर्टेन राइट टाइम टू कम जब आप एकदम से काम करना शुरू कर दें। तो ये तो हो गई हमारी पहली बात। दूसरी बात आपको ये समझने की जरूरत है कि जब हम अपनी जिंदगी की बात करते हैं, और जैसा कि मैंने कई बार इस सेशन में मेंशन भी करा, हमारी जिंदगी में कई सारे क्रिएटिव पैशंस होते हैं, हमारी जिंदगी में कई सारे प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं, और साथ ही साथ में हमारी जिंदगी में कई सारी एकेडमिक ऑब्लिगेशंस भी होती है, राइट। आपको अपनी पढ़ाई भी मेंटेन करनी है, आपको अपनी कह सकते हैं जो जॉब है या इंटर्नशिप्स है या पैसे कमाने का जो भी सोर्स है वो भी मेंटेन करना है, और साथ ही साथ आपको अपने जो क्रिएटिव पैशंस है, जो एम्बिशंस है, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको भी मेंटेन करना है। तो अब इन सब चीजों को हम लोग मेंटेन करते कैसे? हम लोग इन सब चीजों को मेंटेन करते हैं या साइमल्टेनियसली इन पे काम करते हैं बाय प्रायोरिटाइजिंग इन अ वे कि आप कंपेयर कर रहे हैं बिगर पिक्चर को और स्मॉलर पिक्चर को। अब यहाँ पे बिगर पिक्चर और स्मॉलर पिक्चर क्या है, जरा ये भी समझ लेते हैं। ऑलराइट, तो स्मॉलर पिक्चर में हर वो चीज आती है जो आपको इमीडिएटली काम करना है जिन चीजों की तरफ, या फिर हर वो चीज आती है जिसकी तरफ आपको अर्जेंटली एफर्ट लगाने। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कल आपका वीआईटी में एक एग्जाम होने वाला है, ठीक है, आपको कल एकदम से बता दिया गया है कि कल आपका एक एग्जामिनेशन होना है या इंटरव्यू होना है या टेस्ट होना है, तो वो आपकी एक स्मॉल पिक्चर की ऐसी चीज आ गई जिसके बारे में आपको अर्जेंटली प्रिपेयर करना शुरू करना होगा, बिकॉज वो एग्जाम कल ही है। तो आप उसको कह सकते हैं डिले नहीं कर सकते, आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। दिस इज गोइंग टू हैपन टुमारो एनीवे, तो आपको एक दिन के अंदर ही इस पर काम करना होगा। बट देन आती है वो बिगर पिक्चर की चीजें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका मन है एक रॉक स्टार बनने का, या आपका मन है एक ऑथर बनने का। तो ये एक ऐसी चीज है जिसपे अगर आपने आज काम ना शुरू करके अगर परसों काम करना शुरू करा तो भी चल जाएगा ना। ये जो आपका एम्बिशन है या ये जो आपकी ड्रीम है, ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएगी अगर आपने एक दिन अपने एग्जाम की तरफ पढ़ाई करने में लगा दिया। तो वो जो चीज है, जैसे कि कुछ बनना या कुछ करना, वो आ गई हमारी बिगर पिक्चर की कैटेगरी में। तो अब आपको ये समझना होगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस हैं या एकेडमिक ऑब्लिगेशंस हैं जिन पर आपको इमीडिएटली काम करना शुरू करना है, लाइक अ सर्टेन एग्जामिनेशन और एन इंटरव्यू और अ फॉर्म और व्हाटएवर इट माइट बी, जिसको आप डिले नहीं कर सकते, जिन पे आपको आज ही के आज काम करना शुरू करना होगा। दैट इज द स्मॉलर पिक्चर। एंड देन द बिगर पिक्चर कैन बी समथिंग लाइक कि आपको गिटार बजाना सीखना है, या आपको एक किताब लिखना है, या आपको लेट्स से अपने घर को रेनोवेट करना है, जिन चीजों को एक दो दिन से या कुछ समय से डिले करा जा सकता है। एंड इवन देन यू विल हैव टू बिगिन सम टाइम सून, बट स्टिल उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जब आपको अपनी बिगर पिक्चर और स्मॉलर पिक्चर के गोल्स और एम्स और ड्यूटीज का डिफरेंस समझ में आता है, उसी के बेसिस पे आप ये भी प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि इस वक्त आपको क्या करना शुरू करना है एंड कल कौन सी चीज पे आपको काम करना है। सो आई होप दिस methodology, I hope this mantra helps the young minds over here in understanding कि कैसे आप अपने creative ambitions as well as obligations को side by side फोकस में रख सकते हैं, इन पे काम कर सकते हैं by prioritizing the smaller picture goals and then working on the bigger picture ones. Deepika, can we move on to the next question, please? Yeah, sure. Thank you so much for sharing your success mantra with our student. My next question is to you. A lot of students have dream about different things. They are happy if they are able to achieve, but it fails sometimes and upset them. What do you think is the most realistic approach to dreaming or aiming for difficult and complex goals? Okay. ड्रीम तो मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज है जो कि हर एक इंसान करता है, राइट? भले ही आप एक 5 साल के बच्चे क्यों ना हो या फिर एक 50 साल के आदमी क्यों ना हो, ड्रीम्स तो आती ही है दिमाग। इट कैन बी समथिंग गुड, इट कैन बी समथिंग पॉजिटिव, इट कैन बी समथिंग नेगेटिव, इट कैन बी व्हाटएवर इट माइट बी, बट ड्रीम्स हर इंसान के दिमाग में आती जरूर है। और स्पेशली जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो
ऑफ कोर्स उनके दिमाग में तो ज्यादा एम्बिशंस होते हैं, उनके दिमाग में ज्यादा क्रिएटिविटी एंड कलर्स होते हैं, तो उनकी ड्रीम से बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही कलरफुल होती है। बट प्रॉब्लम पता है कब आती है, या ड्रीम्स फेल कब करते हैं? जब आप स्पेसिफिक गोल्स या एम्स के बारे में सोचने की बजाय या ड्रीम करने की बजाय स्पेसिफिक जर्नीज के बारे में ड्रीम करना शुरू करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं ड्रीम करते कि यार मुझे एक दिन मुझे एक दिन इंजीनियर बनना है, या मुझे एक दिन एक ब्रिलियंट मेडिकल स्टूडेंट बनना है। आप ये नहीं ड्रीम करते, आप ये ड्रीम करते हैं कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है, या मुझे आईआईएम क्रैक करना है, या मुझे एम्स में एक डॉक्टर बनना है। क्यों? मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्यों जरूरी है? अगर आपने किसी और कॉलेज से भी इंजीनियरिंग कर ली, या फिर किसी और कॉलेज से भी बीबीए कर लिया, या फिर मेडिकल कर लिया, तो क्या आप एक एक्सीलेंट डॉक्टर नहीं बन सकते, या क्या आप एक एक्सीलेंट इंजीनियर नहीं बन सकते? ऑफ कोर्स बन सकते हैं, बिकॉज इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी और आईआईएम और whichever मेडिकल इंस्टीट्यूट और whatever इंस्टीट्यूट यू वुड पॉसिबली थिंक ऑफ, ये तो सिर्फ एक डायरेक्शन है ना, ये तो सिर्फ एक पाथ है, ये तो सिर्फ एक जर्नी है जो कि इवेंचुअली लीड करती है टू द फाइनल गोल ऑफ योर लाइफ, जो कि एक इंजीनियर बनना है, या फिर एक डॉक्टर बनना है, या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, या फिर जो भी हो सकता है। एंड मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करी जा सकती है। बट मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर आपको सच में अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना है, तो आप उस गोल के बारे में ड्रीम करिए ना, आप उस एम के बारे में ड्रीम करिए। आप इस बारे में क्यों ड्रीम करते हैं कि नहीं, मुझे उस गोल को तो अचीव करना ही है, लेकिन मुझे इस तरीके से अचीव करना है, मुझे इतने ही सालों के अंदर अचीव करना है, मुझे इसी कॉलेज के थ्रू अचीव करना है, मुझे इसी वे में अचीव करना है। प्रॉब्लम यही पे आती है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब आपकी ये जो कह सकते हैं इन्विजन्ड पाथवेज होते हैं, जो आपके इन्विजन्ड डायरेक्शंस होती है जिंदगी की, कई बार ये जो आप स्पेसिफिक जर्नीज अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि मुझे ऐसे ही अपने गोल्स को अचीव करना है, जब ये रियलाइज नहीं हो पाती, जब इनको आप रियलिटी में टर्न नहीं कर पाते, तो आपको लगता है कि यार जिंदगी खत्म हो गई, यार मैं तो फेल कर गया। प्रॉब्लम यहीं पे आती है, because the truth is that कि even if you are not on the exact journey that you dreamt about, or even if you are not on the exact road or path जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा हो, it doesn't matter, because the truth is that you still can achieve all that you have dreamt about, you still can realize all your eventual goals and aims if you just keep your focus towards that. अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे ऐसे अपने गोल्स को अचीव करना है, वहां पे फेलियर आ सकता है, आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट अबाउट इट, वहां पर पॉसिबिलिटी है फेलियर की। बट अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है, भले ही मैं जिस भी तरीके से करूं, भले ही मैं जिस भी कॉलेज के थ्रू करूं, भले ही मैं जिस भी पाथ के थ्रू करूं, या कितने सालों में करूं, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट कि मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है, मुझे अपने एम्स को रियलिटी में टर्न करना है। That is when I can assure you, you will never ever fail. Because जब तक आपकी जिंदगी में वो ब्राइट एंड नहीं आ जाता ना, it means कि your life has not ended yet. It means कि your journey has not ended yet. वो जर्नी सिर्फ और सिर्फ तभी एंड करती है जब आप उस पर एक स्टॉपेज रखते हैं, जब आप खुद को एक फेलियर कंसिडर करते हैं। एंड आप खुद को फेलियर तभी कंसिडर करते हैं जब आप स्पेसिफिक गोल्स और एम्स के बारे में ड्रीम करने की बजाय स्पेसिफिक जर्नीज के बारे में ड्रीम करना शुरू करते हैं। अब इसका एक और मैं बहुत ही क्लियर एग्जांपल देना चाहूंगा, जिससे आई थिंक सारे ही कंफ्यूजन हमारे अप्रोप्रिएट वे ऑफ ड्रीमिंग को लेकर क्लियर हो जाएंगे। सपोजिटली आपके एक फ्रेंड ने आपको एक बर्थडे पार्टी में बुलाया, ओके, एंड आप उसके घर पहली बार जा रहे हो, आप कभी उसके घर गए नहीं हो, और जो रास्ता उसने बताया है वो करीब 1 घंटे के एक रोड का है, ठीक है, आप 1 घंटे तक ट्रैवल कर रहे हो, एंड देन आपको पता चलता है कि एकदम से जब मुश्किल से 15 मिनट बचे होंगे उसके घर पहुंचने में, एकदम से रोड पे एक ब्लॉक आ जाता है, एकदम से रोड पे एक ब्लॉकेज आ जाता है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या रोड बन रही है, या रोड टूटी हुई है, व्हाटएवर इट माइट बी, आप उस रोड पे आगे नहीं बढ़ सकते। दैट इज व्हाट यू कैन सी। तो अब ऐसे में 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद क्या आप अपने घर हार मान के वापस चले जाएंगे, या क्या आप ये कहेंगे कि अरे यार इतना लंबा सफर तो तय कर ही लिया है, चलो क्यों ना कोई और रास्ता ढूंढे, भले उसमें 5 मिनट या 10 मिनट और भी लग सकते हैं, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लग सकता है, बट कोई बात नहीं, जब ऑलरेडी इतना टाइम मैंने या फिर ऑलरेडी इतने एफर्ट मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं इस डेस्टिनेशन को रीच करने में,
तो क्यों ना कोई गली पकड़ लेते हैं या कोई और सेकंड रोड पकड़ लेते हैं एंड फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तो रीच कर ही जाते हैं, भले ही उसमें थोड़ा सा टाइम और लगे। ऑफ कोर्स द सेकंड ओपिनियन और द सेकंड थॉट जो कि यहाँ पर आया कोई और रोड पकड़ने का, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, वो ज्यादा करेक्ट है एंड वो ज्यादा राइट है। व्हाई? Because when you invest any amount of effort towards your goals or aims or ambitions or dreams, आपको ये समझना जरूरी है कि you should not be giving up just because the direction or the path or the journey to those goals doesn't seem like how you dreamt about it or how you envisioned about it. So I hope इस point से सब लोगों को यहाँ पे ये तो clear हो ही गया होगा कि कैसे हमको appropriately अपने गोल्स के बारे में ड्रीम करना चाहिए, अपने एम्स के बारे में ड्रीम करना चाहिए। एंड आई रियली होप दैट दिस आंसर हेल्प्स यू इन योर लाइफ। सो दीपिका, कैन वी प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, yes, sure. My next question is to you. In your journey of becoming a public speaker and also you are a writer at this young age, moreover a resolved individual, what role did your mental health play? What are the ways in which the mental well-being of a young student is generally compromised? All right. So once again, a very appropriate question, especially हमारे आज के इस समय में जब लॉकडाउन दोबारा से अनाउंस हो रहे हैं, हम दोबारा से अपने घरों की चार दीवारों के अंदर कैद होते जा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बिकॉज मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी सिर्फ लॉकडाउन या क्वारंटीन या कोविड-19 के समय कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, ये हमेशा से कॉम्प्रोमाइज होती आ रही है और इसके बहुत सारे कारण हैं जिनको यूजुअली ओवरलुक करा जा सकता है या करा जाता है आज से। मेंटल हेल्थ मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंटीग्रल रोल प्ले करती है हर इंसान की वेल बीइंग में। जैसे कि आपकी फिजिकल वेल बीइंग है, जैसे कि आपकी फिजिकल हेल्थ की हम लोग बात करते हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल वेल बीइंग और मेंटल हेल्थ है। अब यूजुअली होता क्या है कि मेंटल हेल्थ को जनरली ओवरलुक कर दिया जाता है या फिर जनरली उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करे जाते बिकॉज आप उसको फिजिकली देख नहीं सकते। और सपोजिटली अगर मैं एक लेट्स से एक नाइफ और मैं अपनी फिंगर कट कर दूं, ठीक है, बहुत ही आई थिंक एक्सप्लिसिट सा एग्जांपल हो गया, बट स्टिल अगर मैंने एक नाइफ लेके अपनी फिंगर को कट कर दिया, इससे खून बहने लगेगा, राइट? तो ये आपको फिजिकली दिखेगा, तो आपको मेरे बारे में चिंता होगी, मुझे भी मेरे बारे में चिंता होगी क्योंकि खून तो मेरे सामने ही बह रहा है। तो क्योंकि ये जो इंजरी है ये फिजिकली देखी जा सकती है, इसको फिजिकली परसीव करा जा सकता है, तो आप इमीडिएटली कहीं एम्बुलेंस को बुला लेंगे, कहीं पट्टियां बांधने लगेंगे, मैं भी बिल्कुल चिंता मार के लेट जाऊंगा एंड समथिंग लाइक दैट वुड हैपन इन अ वेरी अर्जेंट मैनर। जो ये मेरी फिजिकली परसीवेबल इंजरी है, जो मेरी ये विजिबल इंजरी है, इसको लेकर अर्जेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स या फिर अर्जेंट मेडिकल मेजर्स लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इसको देख सकते हैं, आप इसको अपनी आई से देख सकते हैं। बट अब अगर हम लोग बात करें आपकी मेंटल वेलबींग या आपकी कह सकते हैं साइकोलॉजिकल हेल्थ की, यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को कोई देख तो नहीं सकता, राइट? आप खुद ही उसको कन्वे कर सकते हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं, आप उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं और वट एवर इट माइट बी, बट इसको कोई फिजिकली नहीं देख सकता। बिकॉज जब आपको टेंशन होता है या एंजाइटी होती है या डिप्रेशन होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके माथे का कलर बदलना शुरू हो जाता है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि कोई सामने का इंसान उसको फिजिकली परसीव कर सकता है। एंड जस्ट बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ को या साइकोलॉजिकल वेलबींग को कोई सामने से देख नहीं सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज ऑल्सो ओवरलुक्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड। तो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल वेलबींग कॉम्प्रोमाइज क्यों होती है या कैसे हो जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि उसको क्योंकि फिजिकली देखा नहीं जा सकता, उसको फिजिकली परसीव नहीं करा जा सकता, इसलिए लोग उसको जनरली इग्नोर कर देते हैं। एंड मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन कई बार तो जिस इंसान को कंसर्न्स हो रहे हैं या इश्यूज भी हो रहे हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग को लेके, इवन दे आल्सो इग्नोर देयर ओन साइकोलॉजिकल हेल्थ और दे आल्सो इग्नोर देयर साइकोलॉजिकल वेलबींग जस्ट बिकॉज they themselves cannot see it, they can only feel it। उनको सिर्फ ये चीज महसूस होती है, उनको सिर्फ ये चीज फील होती है, बट वो उसको देख नहीं सकते। So this is one major reason why the psychological well-being of so many people around the world is compromised and is overlooked। अब हमको ये समझने की जरूरत है
कि मान लीजिए अगर आपका एक हाथ या आपका एक पैर या फिर आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, तो क्या वो बॉडी का पार्ट काम कर सकता है? सपोजिटली अगर आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, तो क्या आप एक कदम भी आगे चल सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, प्रैक्टिकल सी बात है। अगर आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो क्या आप अपने हाथ से कुछ उठा सकते हैं? वंस अगेन नॉट पॉसिबल। एट द सेम वे, इन द सेम मैनर, अगर आपका दिमाग भी फ्रैक्चर हो जाता है या अगर आपके दिमाग में भी कोई इंजरी आ जाती है या कुछ कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइजेशन आ जाता है इन रिगार्ड्स टू द हेल्थ और द वेल-बीइंग ऑफ योर माइंड, देन वंस अगेन इट कैन नॉट function properly. Your mind cannot function properly, it cannot operate properly, just like any other fractured part of your body or your hand or your limb or whatever it might be. So आपको यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि आपके बॉडी के किसी फिजिकल पार्ट की इंजरी की तरह ही अगर आपके माइंड में भी इंजरी आ जाती है, अगर आपको डिप्रेस्ड फील हो रहा है, एंशियस फील हो रहा है, टेंस्ड फील हो रहा है, it can, let's say, restrict, it can obstruct, it can destroy the proper functioning of your mind as well. अब हमको एक चीज और समझने की जरूरत है, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही कर रहे हैं, कि और ऐसे कौन कौन से सोशल कारण हो सकते हैं जिनके कारण हमारी जो मेंटल वेलबींग है, या मुझे कहना चाहिए कि हमारे जो यंगस्टर्स की मेंटल वेलबींग है, वो जनरली कॉम्प्रोमाइज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये लगता है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो आज के जमाने में एक बहुत ही प्रेशराइज स्टेट में रहते हैं। उनको ये लगता है कि दे आर ऑलवेज pressurized by the society, they are always under the constant pressure of their peers or their guidance or their, let's say, even the institute that they belong to or the groups that they are a part of or their collaborations or whatever it might be, जिन भी लोगों से वो associated है या connected है, हमारे youngsters को ऐसा लगता है कि वो हमेशा ही constantly उन लोगों के प्रेशर के अंडर है। ये प्रेशर भी क्यों जनरेट होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जो वंस अगेन हमारे यंगस्टर्स की जब हम लोग बात करते हैं, वो एक ऐसे सोशल स्ट्रक्चर में हमेशा आज के जमाने में बॉर्न होते हैं कि उसके बियॉन्ड वो सोच ही नहीं पाते। उनको तो हमेशा से हम लोग यही बताते हैं ना कि आपको 18 साल तक अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करनी है, 25 साल तक अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करनी है, 30 साल तक अच्छी खासी 50 हजार वाली एक जॉब लग जानी चाहिए, एंड देन उसके बाद आपको सेटल हो जाना है, फैमिली बना लेनी है एंड सुख शांति के साथ जीना है। अब जब आपने एक स्पेसिफिक सोशल स्ट्रक्चर ऑलरेडी पुट अप कर दिया है आपके यंगस्टर्स या आपके किड्स या आपके स्टूडेंट्स के सामने, तो उसके बियॉन्ड तो वो कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। और अगर वो सोचना भी चाहेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि उनके अराउंड तो ऑलरेडी एक प्रेशराइजिंग बबल बिल्डअप हो गया है, लोगों ने ऑलरेडी उनको बता दिया है कि उनको यही करना है, इसके बियॉन्ड वो कुछ और नहीं कर सकते, एंड इवेंचुअली दे फील स्टक, they feel that they are not a part of the world that they are living in because they feel differently. तो ये जो सोशल पीयर प्रेशर है और सोशल प्रेशर है और जो सोसाइटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया जाता है हमारे यंगस्टर्स के सामने, ये एक बहुत ही बड़ा कारण है उनके कॉम्प्रोमाइजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग और मेंटल हेल्थ का। एंड देन बियॉन्ड दिस, एक और कारण जो मुझे लगता है आज के हमारे यंगस्टर्स की मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइजेस का, वो ये है कि कई बार तो ये होता है कि जो वो कंटेंट या जो वो इंफॉर्मेशन या जो भी चीज है वो इंटरनेट के माध्यम से या आज की हमारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, वो फिल्टर्ड आउट नहीं होती है, उसमें बाइफरकेशन नहीं होता है इस बात का कि क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत। बिकॉज आज के जमाने में तो हम लोग यही देखते हैं ना कि इवन हमारा जो सिनेमा है, हमारा जो बॉलीवुड है या फिर जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो तो ग्लैमराइज करती है डिप्रेशन को या एंजाइटी को या फिर सिमिलर टॉपिक्स को। तो जब हमारे जो यंग वंस हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे किड्स हैं, जो हमारे चिल्ड्रन हैं, वो ऐसे ही इन्वायरमेंट में, ऐसे ही एंटरटेनमेंट के साथ या फिर ऐसे ही कह सकते हैं टाइम पास के साथ ग्रो अप हो रहे हैं, ऐसे ही इन्वायरमेंट में वो बड़े हो रहे हैं, तो उनको तो बचपन से यही देखने को मिलेगा, और क्योंकि उनको बचपन से यही देखने को मिलेगा, वो समझेंगे भी इसी चीज को, वो फील भी यही चीज करेंगे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है कि जो कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट है हमारे आज के यंगस्टर्स का, वो bifurcated या filtered out बिल्कुल भी नहीं है। And that is yet another reason why the psychological well-being of the people in our country and all around the world, especially the youngsters, is compromised. So I hope कि हमारे जो यहाँ के सारे youngsters हैं वो इन सारी बातों पर ध्यान रखेंगे, इन बातों के बारे में खुद को रिमाइंडेड रखेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग को और मेंटल हेल्थ को वैल्यू दें, उसको रिस्पेक्ट पे करेंगे एंड उसको ध्यान में रखेंगे। So with that, I hope this answer helps you all in regards to the well-being of your mind and your well-being.
And with this, I would like to request Deepika to please move on to the next question. Yes, sir, sure. As we often observe that communication skill become the barrier to the accurate representation of our thoughts. Student and fresher often experience this challenge in their professional and personal lives. What would you suggest, Mr. Yash, to them to confront this dilemma? Hmm. Okay, all right. Once again, a very brilliant question, because आज के हमारे globalized world में अगर आपकी communication skills अच्छी नहीं है, then I don't think you can stand much. I don't think you can take much of stand. You can initiate much. You can converse much. You can share much. You can collaborate much. जब तक आपकी जो इंटरेक्शन स्किल्स है, जब तक आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उन पे अगर आप काम नहीं करते, तो आज के हमारे इस ग्लोबलाइज्ड और एडवांस्ड वर्ल्ड में सरवाइव करना ही बहुत ही डिफिकल्ट काम है, लेट अलोन थ्राइविंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ टुडे। तो एक इंसान की अगर हम लोग कम्युनिकेशन की स्किल की बात करें, तो मेरे हिसाब से जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो 5 फाउंडेशन पे स्टैंड करती है, वो 5 पिलर्स पे स्टैंड करती है। एंड वो 5 पिलर्स क्या है? लेट अस लुक एट देम। According to me, the 5 pillars of communication skills are the 5 C's: content, clarity, creativity, connectivity and confidence. अगर आप इन 5 चीजों पर काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप इन 5 एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन को इनहांस कर पा रहे हैं या कर सकते हैं, then I can assure you that you will be able to work upon your communication skills as a whole as well. तो एक बार इन सारे पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा सा एक इलैबोरेटेड मैनर में और अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि सारे यंगस्टर्स को यहाँ पर ये समझ में आए कि हाउ कैन दे एनहांस और इंप्रूव अपॉन देयर ओन कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू वर्क ऑन योर कंटेंट। आप जो कंटेंट डिलीवर करते हैं, आप जो बातें बोलते हैं, जो भी बातें आप बता रहे हैं, जो भी आप कह सकते हैं सब्सटेंस है आपकी बातों का, जो भी आप इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, ये जो कंटेंट है ना, इस पे काम करना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज इट डजेंट मैटर कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, इट डजेंट मैटर कि आप कितने अच्छे डिबेटर हैं या ओरेटर हैं या पब्लिक स्पीकर हैं या व्हाटएवर यू माइट बी, अगर आपके कंटेंट में सब्सटेंस नहीं है, अगर आपके कंटेंट में लॉजिक नहीं है, अगर आपके कंटेंट में फैक्ट्स नहीं है, अगर आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं है, देन आई कैन अश्योर यू दैट जो भी आपके लिसनर्स हैं वो आपकी बात सुनना नहीं चाहते, वो आपकी बात सुनकर इंस्पायर्ड या इम्पैक्टेड या इंटरेस्टेड फील नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो भी बात आप बोल रहे हैं, जो भी कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हैं, उस पे काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, वी हैव क्लैरिटी। अब क्लैरिटी एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि कई सारे लोग होते हैं ना हमारी कंट्री में, जो कि इतना भयानक अंग्रेजी का एक्सेंट बना के बोलते हैं कि हमको समझ में ही नहीं आता कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोजिटली आप मान लीजिए कि कोई भी इंसान है, वो यूएस से या यूके से होके आया, एकदम से उसका एक्सेंट ऐसा हो जाता है कि उसके खुद के फैमिली मेंबर्स ही नहीं समझ पाएंगे कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहा है। भले ही वो कंटेंट बहुत ही अंडरस्टैंडेबल हो, भले ही उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी हो, बट द वे इन विच दैट पर्सन इज स्पीकिंग, कोई भी उस इंसान की बात समझ ही नहीं सकता। तो अब ऐसे सिनेरियो में जब कोई क्लैरिटी ही नहीं है वर्ड्स में, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या उस इंसान के कंटेंट को या जो भी बातें वो बोलना चाह रहे हैं उसकी कोई वैल्यू रह जाएगी? वैल्यू तो दूर की बात, कोई उसे समझ ही नहीं पाएगा, तो वैल्यू कहां से आएगी, राइट? सो बीइंग क्लियर इन व्हाट यू आर स्पीकिंग, बीइंग क्लियर इन एवरी वर्ड दैट यू आर अटरिंग इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट। जिस भी वे में आप उच्चारण कर रहे हैं अपने शब्दों का, अपनी बातों का, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप उसकी क्लैरिटी मेंटेन करके रखें। अपने उच्चारण को स्पष्ट रखना, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स को मेंटेन करके रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इट डजेंट मैटर कि आप हिंदी में बात करते हैं या आप इंग्लिश में बात करते हैं या आप कन्नड़ा में बात करते हैं या आप तेलुगु में बात करते हैं या आप मराठी, गुजराती या किसी भी लैंग्वेज में बात करते हैं, as long as you are being clear with everything that you are saying, I think you are good to go. So the second word is clarity. The third word is creativity. क्रिएटिविटी ये होती है कि आप जो भी बात बोलें, भले वो बहुत ही नोन है, भले वो बहुत ही ज्यादा जनरल अवेयरनेस में, भले लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आप क्या बात बोल रहे हैं, बट अगर आप उसको थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ, थोड़ी यूनिकनेस के साथ बोलेंगे, तो लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे, लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, लोग आपकी बात से इंटरेस्टेड और एंटरटेन्ड फील करेंगे। And that is the eventual goal, right? While you are communicating something, कि people want to listen to what you are saying.
तो अगर आप सच में ये वाइब जनरेट करना चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनना चाहे, तो आपको अपनी बातों को बोलने के तरीके को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना होगा, थोड़ा सा यूनिक बनाना होगा, स्पेशल बनाना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स बनाना होगा. एंड दिस डिफर्स विद एवरी पर्सन, बिकॉज हर इंसान की क्रिएटिविटी भी अलग अलग तरीके की लगती है. लेकिन what you need to remember is that whenever you are speaking something, no matter how ordinary it might be, try to be as much creative as you can be. Fourth word is connectivity. कनेक्टिविटी एक बहुत ही सिंपल सा शब्द है जिसके बारे में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट इसको लेकर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप कोई बात बोल रहे हैं तो वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ एक वन वे कन्वर्सेशन है कि आपने अपनी बात बोली और दूसरों पे थोप दी. ऐसा नहीं लगना चाहिए. जब आप एक ग्रुप डिस्कशन में बात कर रहे हैं या फिर जब आप एक ग्रुप के साथ बात कर रहे हैं, it should always feel like you are connecting with them. It should always feel like a two-way conversation. भले ही आप ही वो इंसान है जो कि लगातार बात करता है 5-6 घंटे के लिए या बोलता रहता है या कंटेंट को डिलीवर करता है, बट एटलीस्ट try to maintain a connectivity with your listeners. Try to maintain a relatability with your listeners. Try to maintain a connection with whomsoever you are addressing. Because जब तक लोगों को या फिर आपके listeners को ये नहीं लगता ना कि वो आपकी बात से या आपके साथ connected हैं in whatever you are sharing, chances are कि वो आपकी बात को लेकर interested भी feel नहीं करेंगे. So maintaining that connection is very important. भले वो आप अपने आई कॉन्टैक्ट से करें या हैंड जेस्चर से करें या अपने बात करने के तरीके से करें, whatever it might be, but that connection is extremely important. And last but not the least, we have confidence. Confidence एक ऐसी चीज है जिसको कोई बीट नहीं कर सकता, because every person, irrespective of whether we are talking about communication skills or we are talking about leadership skills or we are talking about teamwork skills or whatever the skills might be, आप जिस भी sphere of life की बात करें, confidence को आप overlook नहीं कर सकते and confidence maintain करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. So that confidence is also very essential while you are communicating something as well. Because जब तक आप खुद ही अपनी बात बोलते समय confident नहीं लगेंगे, आप कैसे expect कर सकते हैं कि सामने वाले इंसान को ये लगेगा कि आपकी बात पे believe करा जा सकता है, आपकी बात पे confidence रखा जा सकता है, right? So be confident in whatever you are speaking, and this is the last key to achieving good communication skills. So let us just recapitulate very quickly. The 5 pillars of communication skills are content, clarity, creativity, connectivity, and confidence. So I hope these pointers help you in enhancing your communication skills. And Deepika, we can move on to the next question now. Thank you so much. Yes. My next question is, all the young individuals in this session aspire for the success in their academic and career-based journey ahead. But Yeah. what does success really mean in one's life? Is there anything such as meaningfully successful, or is it just about achieving milestones? It absolutely is just not about achieving milestones, because सिर्फ और सिर्फ अपना trophy shelf आप fill up करके या multiple trophy shelves generate करके खुद को successful नहीं बोल सकते. Success की मेरे हिसाब से after being after achieving all that I have achieved at this young age of 19, मेरे हिसाब से success की definition 2 way में हो सकती है. First of all, या तो आपका जो सक्सेस है या फिर आप जिस भी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप सक्सेसफुल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही बेनिफिट ना करे, बट आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो वर्ल्ड एज अ होल है, उसको भी बेनिफिट करे. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि whatever success you are achieving, it shouldn't be limited to you. आपका जो सक्सेस है, आपका जो कह सकते हैं जो भी आप अचीव कर रहे हैं, जो भी आपकी ग्रेटनेस है, वो सिर्फ और सिर्फ आप तक ही लिमिटेड नहीं होनी चाहिए. वो दूसरे लोगों को भी बेनिफिट करे, वो दूसरे लोगों की भी हेल्प करे, वो दूसरे लोगों की भी जिंदगी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आपका जो सक्सेस है वो आपको सेटिस्फाइड फील ना कराए, मेरा तो ये कहना है. बिकॉज कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आज आपने अपने लेट्स से कोई सर्टेन कॉम्पिटिशन में या कोई सर्टेन स्पोर्ट्स मीट में एक ट्रॉफी जीत ली, तो आपको लगे कि यार बस अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैंने अपनी जिंदगी के सारे जो सबसे बड़े एम्बिशंस थे वो अचीव कर लिए, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे बस पलंग पे पड़े रहना है, एंड दैट इज इट. दैट शुड नॉट बी द मीनिंग ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ. दैट इज नॉट व्हाट सक्सेस शुड डू इन योर लाइफ. बिकॉज किसी भी फील्ड में अचीव करने के बाद, किसी भी फील्ड में
सक्सेसफुल फील करने के बाद यू शुड बी स्ट्राइविंग फॉर मोर। आपके अंदर ड्रीम होनी चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए और अचीव करने का। आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए और चाह होनी चाहिए और चीजों को अपनी जिंदगी में अचीव करने की। सो ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सक्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुडंट बी लिमिटेड टू यू। उसको बाकी लोग जो आपके अराउंड है उनकी जिंदगी को भी इम्पैक्ट होना चाहिए। आपके सक्सेस से जो बाकी की कम्युनिटी है, बाकी की सोसाइटी है जिससे आप कनेक्टेड है या फिर जिससे आप आते हैं, उसकी भी लाइफ चेंज होनी चाहिए, उनकी भी जिंदगी इम्पैक्ट होनी चाहिए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, योर सक्सेस शुड नॉट लीव यू satisfied or should not leave you with contentment. It should leave you thirsty for more. It should leave you ambitious for greater heights and greater levels in your life. So this is my definition of success. Deepika, we can move on to the next question. Deepika, can you hear me? Yes, sir. My next question is based on this pandemic. The past 1 year has not ended up to the kind of millions of youngster businessmen and dreams. People are facing challenges in pursuing their goals, and struggling economy and sensitive mental and physical health are becoming inherent in achieving one's objective. You have recently written the world's first novel on the novel coronavirus pandemic 2020, Rise of the Virus. On and during the pandemic, what advice would you give to the thriving and aspiring young mind who feel stuck at the moment because of the COVID-19, or those who might have suffered or suffering a lots of many losses? All right, all right. This is a great question, I must say, because दोबारा हम एक पैंडेमिक की वेव से गुजर रहे हैं, दोबारा हम एक सेकेंड और डेडलियर वेव ऑफ कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, नॉट जस्ट कानपुर और अलीगढ़, आई वुड से। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर किस आइडियोलॉजी के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए, किस आइडियोलॉजी के साथ हमको काम करना चाहिए, बिकॉज वी शुडंट फील लाइक दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड और दिस इज द एंड ऑफ आवर लाइफ्स। हमको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना जरूरी है कि नो मैटर हाउ डार्क द टनल माइट बी, देयर इज ऑलवेज अ ब्राइट एंड टू इट। सबसे पहली बात जो हमको यहाँ पे समझना और जानना और रिमेम्बर करना जरूरी है वो ये है कि भले ही जितना भी डार्क ये टनल क्यों ना लगे, भले ही जितनी भी डार्क की जर्नी क्यों ना लगे, इस डार्क टनल का, इस लॉन्ग टनल का एक ब्राइट एंड जरूर है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितनी भी डिफिकल्टीज हमको इस वक्त क्यों ना दिख रही हो, कितनी भी डार्कनेस हमको इस वक्त क्यों ना दिख रही हो, जितनी भी परेशानियां हमको इस वक्त क्यों ना दिख रही हो, इसका एक ब्राइट एंड जरूर है, इसका एक ब्राइट टर्मिनल जरूर है। एंड थिंग्स विल गेट बेटर, थिंग्स विल बी फाइन वंस अगेन, things will get back to the normal once again, and things will be joyous and colorful and nicer once again in the near future. चीजें बेहतर होंगी समय के साथ। हमको ये बात याद रखना बहुत ही जरूरी है कि जितना भी डिफिकल्ट इस समय क्यों ना लगे, इस समय दुनिया क्यों ना लगे, आगे चल के धीमे धीमे अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम अपनी तरफ से एफर्ट लगाते रहेंगे तो दुनिया बेहतर जरूर होगी, समय बेहतर जरूर होगा और हम भी बेहतर जरूर होंगे। So this is very important to understand that no matter how dark the tunnel is, there is always and always a bright end to it. Second of all, आप ये समझो कि जितना भी difficult time क्यों ना हो ना, there is always an opportunity in disguise. For example, last year अगर मैंने pandemic के चलते हुए पैंडेमिक के ऊपर एक बुक लिखती जिसका नाम है पैंडेमिक 2020, और इसके द्वारा जितने भी मैंने रिकॉर्ड सेट करे या फिर जो भी मैंने ग्लोबल अप्रिसिएशन एंड अवार्ड्स विन करे, इससे हमको क्या पता चलता है कि कोरोना वायरस की उस पैंडेमिक में जब कई सारे लोग सिर्फ और सिर्फ दुखी हो रहे थे कि अब क्या करना है, अब लॉकडाउन आ गया है, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, अगर एक इंसान उस समय का यूटिलाइजेशन करके कुछ क्रिएट कर सकता है पॉजिटिव, कुछ अच्छा कर सकता है, देन दैट मींस कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इस डिफिकल्ट टाइम को एक अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज के तौर पर देखा जा सकता है। तो भले अभी लॉकडाउन दोबारा आए चाहे ना आए, क्वारंटाइन में तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टू स्टे एनीवे, राइट? सो ड्यूरिंग दैट क्वारंटाइन, ड्यूरिंग दैट डाउन टाइम, आप ये समझो कि आप समय का सही सदुपयोग कैसे करें, आप अपने इस करेंट सिनेरियो को एक अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज के तौर पे कैसे कंसिडर करें, एंड हाउ कैन यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट।
थर्ड ऑफ ऑल, हमको ये बात समझना भी जरूरी है कि जितना भी डिफिकल्ट हमको अपने लिए समय लगे, देयर इज ऑलवेज समबडी आउट देयर जिसके लिए हमसे ये 50 गुना ज्यादा डिफिकल्ट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब लास्ट ईयर मैं अपनी बुक लिख रहा था पैंडेमिक 2020 कोविड-19 के ऊपर ही, तो उसमें से एक स्टोरी लाइन ऐसी है जो कि उन गरीब लोगों के बारे में है जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थी कोरोना वायरस के चलते हुए। कई लोगों ने तो कह सकते हैं अपने दम तक तोड़ दिए जस्ट बिकॉज दे हैड नो रिसोर्स टू सर्वाइव एट ऑल। सो इससे हमको ये पता चलता है कि अपने घरों में रहते हुए, खाना पीना मिलते हुए, अगर हम इस बात को लेकर दुखी हो रहे हैं कि यार घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे, लाइफ, तो दिस इज अ लिटिल बिट रूड, दिस इज अ लिटिल बिट रॉन्ग एंड दिस इज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। बिकॉज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज दैट कि अगर हमारे पास एटलीस्ट सरवाइव करने की भी रिसोर्सेज है इस कोविड-19 के चलते हुए, देन दैट इज अ ह्यूज कमोडिटी, दैट इज अ ह्यूज एसेट। बिकॉज कई सारे लोग वहां पर बाहर स्ट्रीट्स पर इस वक्त हैं जो कि कोविड-19 से एक ज्यादा डेडलियर वे में जूझ रहे हैं एज कंपेयर टू ऑल ऑफ अस। तो ये बात रिमाइंडेड रखना इसलिए जरूरी है ताकि आप हम्बल्ड फील करें, ताकि आप थोड़ा सा ग्राउंडेड फील करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ताकि आप अपनी जिंदगी के बारे में ऑप्टिमिस्टिकली फील कर पाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका फोकस जो है वो प्रेजेंट टाइम पे होने की बजाय कि अभी कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज हैं, फ्यूचर पर होना चाहिए कि आगे चल के मुझे क्या कुछ करना है, आगे चल के दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है, आगे चल के मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, एंड ऑल द थिंग्स इन द फ्यूचर। So stop worrying about the present, stop crying about the past, and focus more on the future. So I hope these pointers help all the students out over here in maintaining a positive mind during this yet another lockdown or yet another wave of the coronavirus outbreak, जिससे कि हम अभी सफर कर रहे हैं. So Deepika, can we please move on to the next question now? Yes, sir, sure. Thank you so much for your answer, which is very near to our session topic, unlocking your true potential in this lockdown. And my second last question is, what is the mantra to set appropriate and worthwhile goal in the one's life, be it academic or creative? All right, all right. So goals भी जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ड्रीम्स हर एक इंसान रखता है, ड्रीम्स हर एक यंगस्टर स्पेशली अपनी जिंदगी में डेवलप करता है, उसी की तरह हर एक यंगस्टर अपनी जिंदगी में गोल्स भी सेटअप करता है। अब अगर मैंने आपको बताया कि ड्रीम्स कैसे होने चाहिए या फिर अप्रोप्रिएट वे ऑफ ड्रीमिंग क्या है, तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है जैसे कि दीपिका ने पूछा कि अप्रोप्रिएट वे ऑफ गोल सेटिंग क्या होता है या फिर कैसे आपको अपनी जिंदगी में गोल्स सेट करने चाहिए, राइट? इसका भी आंसर बहुत ही सिंपल है एंड द आंसर इज दैट योर गोल्स शुड बी स्मार्ट। आपके जो गोल्स हैं उनको स्मार्ट होना चाहिए। ऑफ कोर्स स्मार्ट से मेरा मतलब ये तो है ही कि उनको बहुत ही स्मार्ट एंड डैशिंग होना चाहिए, आप जैसे भी इस बात को समझे, बट स्मार्ट का यहाँ पे एक और कह सकते हैं इलैबोरेटेड वर्जन है व्हिच स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड या फिर टाइम डिपेंडेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, SMART, राइट? SMART मींस स्मार्ट। आपके जो गोल्स हैं उनको स्पेसिफिक होना चाहिए, आपके जो गोल्स हैं उनको मेजरेबल होना चाहिए, आपके जो गोल्स हैं उनको अचीवेबल होना चाहिए, आपके जो गोल्स हैं उनको रेलेवेंट भी होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके गोल्स को टाइम बाउंड भी होना चाहिए। सो ऑल इन ऑल वी कैन से दैट योर गोल्स शुड बी स्मार्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक हम लोग ब्रीफ इलैबोरेशन करते हैं इन पॉइंट्स पे ताकि आपको समझ में आ जाए इन डिटेल की व्हाट डज स्मार्ट गोल रियली मीन। सबसे पहले तो आपको स्पेसिफिक चीजों के बारे में अपने गोल्स सेट करने चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको ये सोचने के बजाय कि अरे यार मुझे तो बस एक बिलियनियर बनना है आज से 10 साल में, आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा स्टार्टअप है या फिर ऐसा कौन सा जॉब है या फिर ऐसा कौन सा प्रोफेशन है या फिर ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जो कि मुझे लेना चाहिए इन ऑर्डर टू achieve that $1 billion deal or $1 billion bank account or whatever it might be in the longer run. आपको स्पेसिफिसिटी मेंटेन करना जरूरी है in regards to your goal because then only you will be able to work upon them, then only you will be able to achieve them rather than just generalizing whatever you are setting goal about or thinking about. So having specific goals is very essential to begin with. Secondly, आपके goals measurable होने चाहिए।
मेजरेबल होने का मतलब ये है कि अब मेजरमेंट का यहाँ पे मैं कोई क्वांटिफाई आपको नहीं कर रहा, मैं आपको कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी या मेजरमेंट नहीं बता रहा कि आपको स्केल से मेजर करना है या आपको नंबर से मेजर करना है। वट एवर द मेजरमेंट फॉर यू माइट बी, भले ही वो मेजरमेंट लेट से लोगों की खुशी ही क्यों ना हो या फिर सोशल वर्क करके लोगों की जिंदगी बचाना ही क्यों ना हो, बट वट एवर इट माइट बी, you need to have some sense of measurement in regards to the goal that you are setting, because जब आप अपने अचीवमेंट को, जब आप अपने सक्सेस को और जब आप अपने गोल्स को मेजर कर पाते हैं, आप उसके सक्सेस को मेजर कर पाते हैं, तो उससे ना केवल आपको इन्विगोरेटेड फील होता है, बट आपको एनर्जाइज्ड, enthusiastic and most importantly आपको appreciated भी फील होता है कि आपने जो भी करा it is worthwhile, you have done something that created a difference which you can see in the measurement that you have taken through your goal. तो आपके गोल्स का मेजरमेंट होना भी बहुत ही जरूरी है, दैट इज द वे इन व्हिच यू शुड बी सेटिंग योर गोल्स। थर्डली, आपके जो गोल्स हैं उनको होना चाहिए बहुत ही ज्यादा अचीवेबल। अचीवेबल होने का मतलब ये है कि अब आपको एक दिन रात को बैठ के ये नहीं सोचना है कि यार एकदम से मेरे विंग्स निकल आए, मेरे पंख निकल आए और मैं चिड़िया बन के उड़ने लगे, राइट? ये गोल एक ऐसा है जिसके बारे में आप सोच तो सकते हैं, बट दिस इज नॉट रियलिस्टिक, दिस इज नॉट possibly achievable in the real world. आप शायद टेक्नोलॉजिकली कुछ ऐसा बिल्डअप कर सकते हैं, बट इन द रियल वर्ल्ड, इन जनरल सिनेरियो, दिस इज नॉट क्वाइट पॉसिबल। तो आपको ऐसे गोल्स को सेट करना है जिनको आप सच में अचीव कर सकते हैं, जिनको आप सच में अचीव अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, उनको अचीव होते हुए देख सकते हैं, जिनको आप प्रैक्टिकली, जिनके बारे में आप इन्विजन कर सकते हैं, कुछ आउटलाइन कर सकते हैं, प्लान वर्क, एंड यू कैन वर्क अपॉन देम. So having those goals which are actually achievable is also very essential in the process of setting your goals. Then fourthly, we have the point of relevance. आपके जो भी गोल्स हैं उनको सेट होना चाहिए इस वे में कि आप एक बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट आइडियोलॉजी के साथ अपनी जिंदगी के जो गोल्स और एम्स और एम्बिशंस और ड्रीम्स हैं उनको डिसाइड कर रहे हैं। बिकॉज अगर, जैसा कि मैंने पहले एक एग्जांपल बताया था कि अगर कल आपका वीआईटी का एक एग्जामिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जो कि आप दोबारा नहीं दे सकते, एंड आज आप उसको भूलकर गोल सेट कर लेते हैं कि मुझे एक दिन में गिटार बजाना सीख लेना है, तो क्या वो रेलिवेंट होगा? क्या वो अप्रोप्रिएट होगा? Of course not. So you have to maintain a relevance in regards to the goals that you are setting, because then only they will create a positive impact in your life. Otherwise, you will only be wasting your own time. And last but not the least, टाइम बाउंडेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब आप अपने लिए एक डेडलाइन सेट करते हैं ना, देन यू काइंड ऑफ पुश योरसेल्फ, यू काइंड ऑफ एनर्जाइज योरसेल्फ, आप अपने आप को बार बार रिमाइंडेड रखते हैं कि मुझे इतने समय के अंदर ही अपने गोल्स को अचीव करना है सम वे और दी अदर, देन आई हैव टू पुट इन द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स इट। जैसे कि होता है नहीं, कई बार बोर्ड्स के टाइम बच्चे पूरे पूरे साल पढ़ाई नहीं करते, बट लास्ट के एक महीने में भी अच्छे से पढ़ाई करके वो अच्छे स्कोर ले आते हैं। Why? Because they set these deadlines in front of them कि मुझे इतने समय में ये गोल अचीव करना ही है, and then they